स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ दोस्तों बिहार पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। और बिहार पीजीटी का नया बैच दोस्तों आज से प्रारंभ हो चुका है। तो जो लोग भी बिहार पीजीटी का फॉर्म भरे हैं अर्थात एग्जाम देने वाले हैं, सभी लोग दोस्तों एडमिशन लेकर के ईमानदारी से वहां पे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार में इस बार दोस्तों एक बहुत बड़ी वैकेंसी है इकोनॉमिक्स की और बहुत बड़ी संभावना है कि अगर जो थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे तो इतनी सारी क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित की है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत प्रयास के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लासेस चल रही है, जहां पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या होती है नोट्स की। तो कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन कर पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर के साथ साथ दोस्तों आपका आपका करंट भी कवर कराया जाता है। इट मीन्स कि ये मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए एक क्रम में, जिस क्रम में आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी जो बैचेज चल रही हैं दोस्तों, वो बिहार पीजीटी के लिए चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की लिए क्लास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास उपलब्ध है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सारी अलग अलग परीक्षाओं के लिए दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैच है। और अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ में बिहार पीजीटी, उसके अतिरिक्त जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी फीस 2000 रुपए है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस जो है वो 2500 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों, आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए मुझे या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ, और सेशन का जो पहला प्रश्न है ये आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है, अर्थात सेटेरिस पैरिबस शब्द का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक शेयर किया करिए। तो इजी सी बात है, सबको पता होगा। जैसे आप कोई भी थियरी पढ़ते हैं ना, जैसे कोई भी आप सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो वहां पे दिया जाता है मान्यताओं के अंतर्गत कि अन्य बातें जो है वो सामान्य है, या अन्य बातें समान रहने पर अगर जो कीमत में वृद्धि होगी तो मुद्रा के मूल्य पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीजें बनते हैं ना प्रश्न कि अन्य बातें समान रहे। तो सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग होता है, मतलब क्या होता है कि अन्य सभी बातें जो हैं वो क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्यारा सा प्रश्न है और ये आपसे पूछ रहा है कि चाय के मूल्य में 40 प्रति पाउंड से 50 प्रति पाउंड की वृद्धि के फलस्वरूप
कॉफी की मांग 600 पाउंड से बढ़ करके 720 पाउंड हो जाती है तो मांग की आड़ी लोच क्या होगी। चलिए भैया, बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। थोड़ा सा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है भैया मांग की आड़ी लोच, तो मांग की आड़ी लोच का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, आराम से करिएगा। तो आप कहेंगे सर जी मांग की आड़ी लोच का फॉर्मूला आपने हमें यही तो बताया है कि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू क्यू बाई पी। ठीक है, चलिए आराम से करिए। इस प्रश्न का उत्तर पी बाई क्यू होता है। ठीक है, पी बाई क्यू। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये क्या है भैया, आराम से करिए। ये नहीं कि एक लोगों ने बी कर दिया तो सभी लोगों ने बी ही कर दिया। ठीक है, जितने लोगों का गलत होगा, देखिए एक दो चार लोगों ने ऊपर से बी बोला, सभी लोग बी बोल रहे हैं, लेकिन बी उत्तर ठीक होने वाला नहीं है। बी उत्तर जो होगा वो ठीक नहीं होगा। 1 सेकंड के अंदर ही प्रश्न को आप सॉल्व कर दिए। इस फार्मूले में आप प्रश्न को रखिए, तो पहले आप आंकड़ों को रखिए, तो है ना। क्या उत्तर आ रहा है भैया, प्रारंभिक मूल्य इसमें क्या दिया है, प्रारंभिक मूल्य जो इसमें दिया है वो दिया है आपका 40। प्रारंभिक मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों, 40 दिया गया है। बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिया है, बढ़ा हुआ मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया है 50। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक मांग जो है वो कितना दिया गया है 600, और बढ़ा हुआ मांग कितना दिया गया है 720। तो आप इसको फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ 6 से कितना हो रहा है 720, यानी 120 की वृद्धि हो रही है। थोड़ा आराम से देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है 40 से 50, 10 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 40 प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे काफी की जो मांग में वृद्धि हुई है इसका मान कितना है 600। अब अगर जो आप कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो ठीक से आपको पता होगा, नहीं जानते होंगे तो नहीं पता होगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक है, इसका रेशियो हम निकालेंगे 4/50, 40/50 का, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं 4/5 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। डी बोल रहे हैं ना जितने लोग, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मांग की आड़ी लोच होती क्या है, मांग की आड़ी लोच का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्यू क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा पी क्या इंडिकेट करता है, क्यू क्या इंडिकेट करता है और पी क्या इंडिकेट करता है। अगर जो आप जानते हैं तो आसानी से क्या करते हैं कि इसको आप रख करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर क्या होगी, चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड होगी, समझ में नहीं आएगा। अगर जो नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए कि जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तब ऐसी वस्तुएं कही जाती हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि मांग की आड़ी लोच क्या है, शून्य है, मांग की आड़ी लोच धनात्मक होगी, मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होगी। तो आप बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई आपसे नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। पूर्ण अस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, शून्य होती है। तो ये 4 प्रकार से प्रश्न दोस्तों मांग की आड़ी लोच के आधार पर बनते हैं। और अगर जो आप जानते हैं तो ठीक है कर पाएंगे, नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे, जैसी बात है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तो ये वस्तुएं स्वतंत्र वस्तुएं बोली जाती हैं। पूरक वस्तुओं के मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। विलासिता की वस्तुओं की धनात्मक होती है और पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुओं की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादन की बचत से अधिक होगी। तो आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए, कौन सा, मार्क्स साहब याद आ जाने चाहिए कि उपभोक्ता की बचत होती क्या है।
तो आप कहेंगे सर जी उपभोक्ता की बचत की अवधारणा मार्शल साहब ने दिया था, क्या कहा था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो देता है वही उपभोक्ता की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया कि आपने माइंड मेकअप किया कि हमें 50,000 रुपए का क्या करना है, एयर कंडीशन खरीदना है एलजी का। आप 50,000 रुपए लेकर के मार्केट में गए और वहां पे आपको पता चला कि एलजी की तरफ से क्या हो रहा है कि कुछ छूट मिल रही है 2,000 रुपए की। अगर जो आपको तो मान लीजिए कि जो आप 50,000 रुपए लेके गए हैं कि 50,000 रुपए की हमको क्या करना है, एयर कंडीशन खरीदना है, लेकिन आपको कितने का मिल गया, 48,000 रुपए का ही मिल गया। इट मीन्स की कितने का बचत हो गया, 2,000 रुपए का आपका क्या हो गया, बचत हो गया। चलिए आराम से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक, कुछ ए कुछ बी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मांग की लोच इकाई से अधिक तथा पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आराम से करिए, क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादन की बचत से अधिक होती है। तो भैया जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, अब आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ कि मांग की लोच इकाई से अधिक कब होगी तथा पूर्ति की लोच इकाई से कब कम होगी, ये बार बार बताता हूँ। अगर जो आपको पता है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर क्वेश्चंस को क्या करते रहिए, रटते रहिए। अगला प्रश्न, चलिए कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है भैया, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, या जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो भी, ठीक है। चलिए, और बिहार पीजीटी की क्लास शुरू हो चुकी है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं ना, चलिए सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत कर पाएगा कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा कौन देता है, हमारे मार्शल साहब देते हैं। और ये दोस्तों उपयोगिता ह्रास नियम और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता दोनों की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिताएं क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे मूव करेंगे, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत कैसी होती है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही कंट्रोवर्सी लिए हुआ है, मतलब ये प्रश्न में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको उत्तर देखने को मिलता है। और दोस्तों पीछे हमने भी एक या दो जगह इस प्रश्न का उत्तर शायद गलत बता दिया था, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत कैसी होती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं सभी लोग कि आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत शून्य होती है सर, सभी लोग ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कितना नंबर पाएंगे इस प्रश्न में, ये वाले कितना पाएंगे, 0 इस प्रश्न में, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की जो बचत होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है। क्योंकि भैया अगर जो आपके पास रोटी चावल कपड़ा मकान रहेगा ही नहीं तो आप बचत के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। जब आपको भूख लगी है तो आपको क्या करने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आप बचत थोड़ी करेंगे, है ना। बचत तो आप तब करेंगे जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को शायद एक बार मेरे द्वारा गलत बताया गया था, तो आज मैं करेक्ट कर दे रहा हूं
कि आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं होती है, अनिश्चित होती है। इनफाइनाइट और अनिश्चित में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, वैगनर्स लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वैगनर्स लॉ की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैगनर्स लॉ इजी सी बात है सर, बताएंगे, बता दीजिए, बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है, क्या बोलते हैं वैगनर साहब भाई। वो कहते हैं कि देखिए, जब किसी राज्य का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास होने के कारण क्या होने लगता है, मांग व पूर्ति क्रियाशील होने लगता है। मांग व पूर्ति जो होता है वो क्या होने लगता है, क्रियाशील होने लगता है। और जब मांग व पूर्ति क्रियाशील होने लगता है तो राज्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, तो राज्य की बढ़ती क्रियाओं से। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, अर्थात राज्य के क्रियाकलाप में क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि से क्या होगा। प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए नया भी प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आएगा भाई, चलिए क्या उत्तर आएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, सीमांत कर की दर किसे बोलते हैं सर, सीमांत कर की दर किसे बोलते हैं, तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर लगने वाले कर की दर को ही सीमांत कर की दर बोलते हैं, ठीक है, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। और अगर जो सीमांत कर के दर में वृद्धि होती है, सीमांत कर दर में अगर जो वृद्धि होगी भैया, तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, उत्पादन लागत में भी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और अगर जो सीमांत कर दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, अगर जो कर की दर में क्या आएगी, कमी आएगी, तो उत्पादन की लागत जो होगी वो भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी वृद्धि की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो कर की दर में वृद्धि होगी, तो देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो कर की दर में वृद्धि होगी तो उत्पादन नहीं दोस्तों, उत्पादन लागत मुझे बोलना चाहिए था, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सीमांत सीमांत कर दर, सीमांत कर दर में अगर जो वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन लागत होगी वो उसमें भी वृद्धि होगा, उत्पादन लागत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जब उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगा तो जो लाभ होगा उसमें कमी आ जाएगा। तो जब लाभ में कमी आएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक उद्यमी जो होगा वो हतोत्साहित होगा, और जब वो हतोत्साहित होगा तो उत्पादन में क्या करेगा, कमी करेगा, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा एक शब्द हमने क्या बोला कि कम बोला, और उस वजह से आप क्या हो गए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इस बात को समझिए कि अगर जो सीमांत कर दर में वृद्धि की जाएगी तो जो हमारी उत्पादन लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो जो हमारा लाभ होगा वो कम होगा, और जब हमारा लाभ कम होगा तो हम क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे, और हतोत्साहित होंगे तो उत्पादन में क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एक शब्द के वजह से पता है अर्थ का अनर्थ हो रहा था कि नहीं हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सर कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होगा। आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आज के पहले आपने
हो सकता है कि कभी नहीं देखा हो, बहुत सारे प्रश्न देखने को। चलिए क्या उत्तर होगा? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों करते हैं? कुछ तो रट लिए होंगे कि सर जी इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा पढ़ लीजिएगा भी, ठीक है? क्योंकि अक्सर जब ये पेपर में प्रश्न देता है तो ऑप्शन नंबर सी में ही देता है कि स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी में क्या आ जाएगा भैया? भूमि आ जाएगा और श्रम आ जाएगा, ठीक है? परिवर्तनशील पूंजी में जब आप भूमि को, श्रम को या टेक्नोलॉजी को परिवर्तित करेंगे या पूंजीगत वस्तुओं को लगाएंगे। और अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? ये उद्यमी का लाभ होता है, ठीक है? हमारे साहब कहते हैं ना कि उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। उत्पादन में दो लोग लगे रहते हैं, दो लोग लगे रहते हैं। पहला उद्यमी और दूसरा श्रमिक। श्रमिकों की को इनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर मजदूरी नहीं दी जाती है। इस वजह से श्रमिकों का शोषण किया जाता है और यही जो शोषण होता है वो अतिरिक्त मूल्य के रूप में प्राप्त होता है उद्यमी को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस सोलो के समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सहज समृद्धि अवस्था परिस्थिति के विकास की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से निर्धारित होगी? बढ़िया सा प्रश्न है सर, मजेदार सा प्रश्न है। चलिए थोड़ा आराम से करिए, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए सोलो साहब के मॉडल को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे, इजी सी बात है, ठीक है? क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर चलिए चलिए, देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। 50% भी लाइक नहीं है, 50% भी लाइक नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? बिल्कुल ठीक है, ये ऊपरी सीमा क्या कर रहा है? ये ऊपरी सीमा की बात कर रहा है दोस्तों। देखिए इस सोलो के समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सहज समृद्धि अवस्था परिस्थिति में विकास की ऊपरी सीमा की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, विकास की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से निर्धारित होती है? तो जो विकास का ऊपरी सीमा होता है ना दोस्तों, वो श्रम आपूर्ति में वृद्धि से निर्धारित होता है। ये विकास की ऊपरी सीमा की बात कर रहा है, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या अर्थात श्रम आपूर्ति से निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट का कि सोलो के समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सहज समृद्धि अवस्था परिस्थिति में विकास की ऊपरी सीमा जो होती है वो जनसंख्या अर्थात श्रम आपूर्ति में वृद्धि के द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, चलिए इजी सी बात है। चलिए कि एकाधिकार प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है। अब ये देखिए प्रश्न बहुत आसान लगता है भैया, है ना? लेकिन आप पेपर में बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। तो ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन का लेवल क्या करना है? बिल्कुल हाई करना है, कंसंट्रेट रहना है, धैर्य बना करके पढ़ना है ना? क्या उत्तर होगा भाई? बस एक जीत की जरूरत है, बस एक बार जीत जाएंगे पूरी जिंदगी में क्या होगा कि पूरी जिंदगी भर क्या कहेंगे, अपने आप को जीता हुआ महसूस करेंगे। एक बार बस सिलेक्शन लेने की जरूरत है। असफलताएं जिंदगी में बार बार लगती हैं, लेकिन एक बार सेलेक्ट हो गए ना तो जितनी भी असफलता लगी है सबका क्या होता है? सारी असफलताएं क्या होती हैं? भूल जाती हैं। क्या उत्तर होगा सर? ऑप्शन नंबर, सभी महानुभाव बी बोल रहे हैं। अच्छा भैया बी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि देखिए भाई एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो क्या होता है? स्वतंत्र व्यवहार करते हैं।
तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, मतलब व्यवहार वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, भैया हम ही बॉस हैं। ठीक है, हमको जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, जितनी क्वांटिटी का मन करेगा, जितनी क्वालिटी का मन करेगा, जितनी कीमत का मन करेगा, हम उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा इस प्रकार का और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला। अगला प्रश्न, किफायत विरोधाभास की अवधारणा किसने दिया? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में भाई। पूरी क्लास को जो लोग भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए कि मैक्सिमम रिजल्ट नहीं हासिल हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन में आप बैठेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार इस क्लास को कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। उन्हीं से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो 10-20 मिनट पढ़ के, 30 मिनट पढ़ के, 40 मिनट पढ़ के सफलता नहीं हो पाएगा भैया, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे तो सोचते ही रह जाएंगे कि यार जिंदगी में सब हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, 8-10 गाड़ी आगे 8-10 गाड़ी पीछे होगी, हम बीच से उतरेंगे। हाँ, ठीक है, बगल क्या होगा, बगल में हमारा बॉडीगार्ड आएगा, 2-4 बॉडीगार्ड रहेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन वो सारी चीजें कब होंगी? जब आप अपार मेहनत करेंगे, अपार सफलताएं प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं। डी के अलावा कोई और है? डी के अलावा कोई और है? डी के अलावा कोई और है? और है, मैन डेविले के अलावा कोई और है क्या भाई? बता दीजिए कोई हो तो। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, किफायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है। अब इस प्रश्न को अगर जो आप गलत कर देंगे भैया ना, तो मैं क्या बताऊं। इतनी बार मैंने आपसे करवाया है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। अरे भाई ये किन साहब कहाँ गए? किन साहब कहाँ गए? उन्होंने कहा ना कि देखिए, अगर जो आप बचत कम करेंगे, तो बचत कम करेंगे तो निवेश कम करेंगे, और जब निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे तो आपको लाभ कम मिलेगा। ठीक है, अर्थात आपके राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। तो किफायत का विरोधाभास तो भैया ये किन साहब की बात होती है ना यहाँ पे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होना चाहिए ना। ठीक है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्या सोच के गलत कर रहे थे भाई? क्या सोच के गलत कर रहे थे? अरे भाई छोटी सी बात है, किन साहब अपने किफायत के विरोधाभास के अंतर्गत कहते हैं कि यदि देखिए इस तरीके से समझिए, उन्होंने कहा कि अगर जो समाज के सभी लोग बचत करने लगेंगे, सभी लोग बचत करेंगे तो उपभोग कम होगा। एक तरफ उपभोग कम होगा, दूसरी तरफ निवेश कम होगा। तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति जो होगी वो कम होती चली जाएगी, तो उत्पादन का स्तर कम होता चला जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की तरफ कैसे मूव करेगी? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्री फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट से क्या अर्थ मानते हैं? फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट से क्या आशय है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर है रे भाई? चलिए इजी सी बात है, बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट।
सभी लोग भी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सरकार जो उधार लेती है जिसका निजी निवेश के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी होगा। सरकार द्वारा उधार राशियां लेने से ब्याज दर बढ़ती है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कह रहा है फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब सरकार क्या करती है, अपने व्यय में वृद्धि कर देती है, तो सरकार को आय भी चाहिए, और जब सरकार को आय चाहिए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार टैक्स ज्यादा लगा देता है, और सरकार जब टैक्स ज्यादा लगा देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, निजी निवेश में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, पहले ब्याज आता है, पहले यहाँ पे ब्याज की बात होती है। पहले हम ये कहते हैं ना कि सरकार द्वारा अगर जो उधार राशियां ले जाएंगी, सरकार अगर जो उधार लेगा तो इस उधार की भरपाई करने के लिए सरकार क्या करेगा, टैक्स में बढ़ोतरी करेगा। और टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा कि बहुत सारी जगहों पे ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, और ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी तो निजी निवेश में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। बी भी इसका उत्तर ठीक है, लेकिन बी से ज्यादा सही जो उत्तर है वो सी जो है वो राइट आंसर है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पादन का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ क्या है? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई छोटी सी बात है, जितने लोग भी टेंशन ले रहे हैं, पहले ये वाला टर्म आता है कि पहले ये टर्म आता है, पहले ब्याज दर बढ़ता है या कि पहले निवेश में कमी आती है? पहले ब्याज दर बढ़ता है तब ना निवेश में कमी आती है। ठीक है, अगर जो जैसे देखिए ये आज का जो पेपर है वो ये क्वेश्चन शायद किसी जगह छत्तीसगढ़ में या कहीं और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है ना? तो ये वो आपका पीजीटी वाला पेपर नहीं है, पीजीटी वाला क्वेश्चन नहीं है कि पीजीटी में रटा रटाया जो आता है वो आ गया। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए, तो पहले ब्याज दर में वृद्धि होती है ना, फिर जाकर के ये बात सही होती है ना। ठीक है, तो अगर जो पहले ये दिया है तो उत्तर ये ठीक होगा कि कोई और ठीक होगा? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है भाई? सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? इजी सी बात है, इजी सी बात है सर। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? सी के अलावा कोई और बोल रहे हैं? तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ होता है? तो किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का अगर जो पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो उससे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो उससे क्या होगा भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इजी सी बात है भैया, अगर जो पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इजी सी बात है, बहुत बार हम लोगों ने किया है। तो मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन करने पर मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को
क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार तथा बेरोजगारी के बीच अदला बदला स्थिर रहती है। आज के सेशन में मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखने में बिल्कुल आपको आसान लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होगी। ठीक है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होगी। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? कुछ लोग सी, कुछ लोग ए, और कोई भैया? चलिए चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी प्रश्न काफी टेक्निकल है, काफी टेक्निकल। ये मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी, अगर जो आपने फिलिप्स वक्र को पढ़ के इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, तब इसका उत्तर आप क्या करेंगे, दीर्घ काल में करेंगे। ठीक है, अगर जो आप फिलिप्स वक्र को, क्या उत्तर आ रहा है सभी लोग का? क्या उत्तर आ रहा है भाई? थोड़ा आराम से करिए। इसमें मुद्रा प्रसार एवं बेरोजगारी के बीच अदला बदला स्थिर होता है। तो ये स्थिरता की बात कहाँ पे होती है? फिलिप्स वक्र के अंतर्गत होती है। और फिलिप्स वक्र जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ये दीर्घकाल से होता है। इजी सी बात है। ये जो स्थिर शब्द है, यही क्या हुआ है, यही टेक्निकलिटी लिए हुए है इस प्रश्न में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। डी बोल रहे हैं ना? ठीक है। तो मुद्रा प्रसार और बेरोजगारी में वैसे तो क्या होता है दोस्तों, अति अल्पकाल का संबंध होता है। लेकिन अगर जो स्थिर की बात कर रहा है, तो स्थिरता किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? फिलिप्स वक्र के अंतर्गत मिलता है। और ये किससे संबंधित होता है? दीर्घकाल से संबंधित होता है। अगर जो ये स्थिर नहीं दिया होता तब आप अति अल्पकाल कर सकते थे, लेकिन स्थिर दिया है तो इस वजह से उत्तर इसका क्या हो जाएगा, दीर्घकाल हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा भाई? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा? बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से करिए, इजी सा प्रश्न है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। और कोई? डी के अलावा कोई और? तो इजी सी बात है भैया कि हमारे राष्ट्रीय आय में वास्तविक रूप से तभी तो देखने को वृद्धि मिलती है जब हमारे उत्पादन में वृद्धि होता है। उत्पादन में वृद्धि होना ही तो हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का द्योतक है भैया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब यह है कि हमारे देश का जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि प्रस्ताव वक्र के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। बिहार पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे आपको बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी एक्सपर्ट, मतलब सारे बैच आपको मिलते हैं। और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, ताकि आप इवेल्युएशन करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सारी चीजें दोस्तों एक क्रम से
मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर-उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको दोस्तों इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, बहुत ही कम समय में अपने आप को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग बी बोल रहे हैं कि प्रस्ताव वक्र व्यापार में होने वाले लाभों की व्याख्या नहीं करता है। सभी लोग बी ही बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। और कोई भाई बी के अलावा, बी के अलावा कोई और है? बी के अलावा कोई और है? बी के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है कि प्रस्ताव वक्र जो होता है वो व्यापार में होने वाले लाभों की व्याख्या नहीं करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? याद आना चाहिए, बताना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कि हरित खेती में सम्मिलित है। बिल्कुल ठीक है, हरित खेती में क्या सम्मिलित है भैया? चलिए बताइए। रागिनी सिंह जी, विभा जी, आफ्ताब आलम जी, तस्नीम खान जी, लाल बहादुर जी, अमरेश यादव जी, रश्मि तिवारी जी, मंजुला शर्मा जी, अफसाना सिद्दीकी जी, कार्तिक महतो जी, अरविंद जी, बिल्कुल ठीक है, सुमन जी, प्रभाकर कुमार जी, अफसाना सिद्दीकी जी, मौसम कुमारी जी, बबीता त्यागी जी, अफजल हसन जी, चंद्रजीत जी, दीक्षा सिंह जी, प्रभाकर जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग तेजी से कमेंट जा रहा है, सभी लोग ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी महानुभाव डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। कि हरित खेती में सम्मिलित होता है समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध। मतलब हरित क्रांति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? कीट प्रबंध करते हैं, ठीक है, मतलब कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, पोषक पदार्थ हम लोग देते हैं, उसकी आपूर्ति कराते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए मार्शल एजवर्थ बोलते हैं। अच्छा अभी निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है? पूंजीगत वस्तु में किसे सम्मिलित किया जाता है भाई? पूंजीगत वस्तु इसमें से कौन सा है? पूंजीगत का मतलब क्या होगा आसान भाषा में कहा जाए तो? बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए तो पूंजीगत का मतलब क्या होगा? जो पूंजी को क्रिएट कर सके, ठीक है, जो पूंजी को क्रिएट कर सके। कौन है भाई पूंजीगत वस्तु? बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी स्टील की चादर बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। जितने महानुभाव स्टील की चादर बोल रहे हैं सब कितना पाएंगे? कितना? 0। अब स्टील का चादर जो है वो आप अपने घरेलू प्रयोग के लिए भी तो रख सकते हैं, लेकिन उपकरण अगर जो आपके पास कोई आपके पास उपकरण है तो इस उपकरण के माध्यम से उत्पादन करके आप मार्केट में वस्तुओं को बेचेंगे, जिससे आपको क्या प्राप्त होगी? पूंजी प्राप्त होगी। और अगर जो आप उपकरण को खरीदेंगे तो आपको पूंजी देनी पड़ेगी। तो इजी सी बात है भाई, डी होगा। उपकरणों की सहायता से आप उत्पादन करेंगे और उत्पादन करके क्या करेंगे कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिससे आपको आय की प्राप्ति होगी। स्टील का जो चादर है, बरसात हो रही है तो हो सकता है कि उसके लिए खरीदना है, टेलीविजन सेट है मनोरंजन के लिए, चाय पत्ती है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय पत्ती कोई उपकरण है, जैसे कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन है, इससे क्या करते हैं आप कॉफी बना करके लोगों को पिला सकते हैं और उससे पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? देखिए दिमाग को स्थिर रखिए, दिमाग को स्थिर रखिए, दिमाग को स्थिर रखिए। एक बात समझ लीजिए,
बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या होता है? पेशबंदी क्या होता है सर? बिल्कुल ठीक है, पेशबंदी क्या होता है? पेशबंदी तो सबको पता होगा। पेशबंदी क्या होता है बताइए। इजी सी बात है, इजी सी बात है। सी बोल रहे हैं सभी लोग, तो बिल्कुल ठीक है। पेशबंदी में क्या होता है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, विदेशी विनिमय जोखिमों से क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का जो उद्देश्य होता है वो विदेशी विनिमय से अपने आप को सुरक्षित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक। अगला, अगला आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आ गया है ना। आईएमएफ के किसी सदस्य देश का स्वतः उधारी का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मतलब अगर जो आप आईएमएफ के सदस्य हैं और आईएमएफ से आप उधार लेना चाहते हैं, साख लेना चाहते हैं अपने भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए, तो आप कितना साख ले सकते हैं, इस बात का निर्धारण किस माध्यम से होगा? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो आपने फंड रखा है उसमें इस देश का अभ्यंश कितना है, किस देश का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसी के आधार पे इनको क्या मिलेगा, साख मिलने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फिर आपको तुरंत याद आना चाहिए कि आईएमएफ की स्थापना जो होती है वो 1945 में होती है। आईएमएफ कार्य करना शुरू करता है 1947 में। 1970 से पहले जो होता है आईएमएफ की जो मुद्रा होती है 1970 से पहले वो क्या होती है, अमेरिकन डॉलर। लेकिन फ्रांस जो है ये क्या करता है, इस बात का विरोध करता है। फ्रांस जो है इस बात का विरोध करता है कब, 1969 में, कहता है नहीं अमेरिका डॉलर नहीं होगा। तो अब क्या हो गया, 1970 के बाद क्या आ गया, एसडीआर आ गया, विशेष आहरण अधिकार आ गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सॉरी सही है पूछ रहा है अभी, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र, कितनी अच्छी बात है ना। चलिए, ये प्रश्न जो आज के हैं दोस्तों, प्रश्न तो आप देखे होंगे लेकिन जो ऑप्शन इसमें है वो बिल्कुल अलग है। तो विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलत होगा, और आपके पेपर में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न तो भाई वही है, ऑप्शन ही चेंज कर दो। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का आशय क्या है कि ऐसी संपत्ति जिसपे क्या है, सरकार का अधिकार है। ठीक है, जैसे क्या है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे डाक व्यवस्था है, ठीक है, डाक विभाग है, बिजली विभाग है, इस पे क्या है, सरकार का अधिकार है। और ये क्या है, ये है सरकारी संपत्ति। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र से। सार्वजनिक क्षेत्र पे क्या होता है, सबका क्या होता है, समान रूप से अधिकार होता है। अगला प्रश्न, कि भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई बताइए। चलिए, थोड़ा आराम से सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, रश्मि जी कह रहे एग्जाम में विवेक हाल के बारे में ठीक। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए, अनुभव इसीलिए जरूरी होता है ना। तो अगर जो आपको ये पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में विवेक जो होता है वो बाहर चला जाता है, तो उस विवेक को क्या करिए, जबरदस्ती पकड़िए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा सर? कुछ महानुभाव डी, कुछ महानुभाव बी।
बिल्कुल ठीक है, कुछ बी कुछ डी। और कोई भैया? तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत हुआ है। वित्त आयोग का जो गठन हुआ है भैया, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत होता है। ठीक है, गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों को अनुदान सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अरे भैया, अरे भैया, ये भी तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया ना। राज्यों को अनुदान सहायता नहीं देता है। वित्त आयोग का मतलब क्या होता है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के में क्या करता है? वित्तीय हस्तांतरण का अंतरण करता है। ठीक है, न कि दोस्तों वो राज्यों को अनुदान सहायता दिलवाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी गलत है और बात ये भी गलत है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिया गया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या हैं? मुद्रा के कई कार्य होते हैं भैया, उसमें से आकस्मिक कार्य क्या है बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आकस्मिक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य या आपातकालीन कार्य कहीं कहीं पे दे देता है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छी बात है, सुमन शर्मा जी ये बता रही हैं, एसएन मिश्रा जी ये बता रहे हैं, और कौन ये बता रहा है? कोई है? और सभी लोग डी बता रहे हैं। अच्छा भाई, अरे भाई ये आकस्मिक कार्य पूछ रहा है। मूल्य संचय मुद्रा का क्या होता है? प्रारंभिक कार्य होता है सर। मूल्य संचय क्या होता है? मुद्रा का प्रारंभिक कार्य होता है कि नहीं है? तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य साख का आधार होता है, अर्थात ऋण का आधार होता है। जब आकस्मिक रूप से मतलब तुरंत आपको मुद्रा की जरूरत पड़ती है तो अपने दोस्त को फोन मिलाते हैं ना, अपने रिश्तेदार को फोन मिलाते हैं ना कि भैया हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए। जिस प्रकार की औकात है उस प्रकार से पैसे मांगते हैं ना, मांगते। कोई कहता है हमको 10 करोड़ चाहिए, कोई कहता है हमको 10 रुपये चाहिए, कोई कहता है हमको 100 रुपये चाहिए, कोई कहता है 500 रुपये। मतलब औकाता अनुसार क्या होता है? ऋण की मांग होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो प्रारंभिक कार्य जो होते हैं ये क्या होता है? मूल्य का संचय करना और क्या करना? विनिमय करना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आकस्मिक कार्य जो होता है वो ऋण का आधार या साख का आधार होता है। अगला चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में की गई क्रियाओं के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है? चलिए भैया बताइए क्या उत्तर आ रहा है। चलिए 100 करोड़ भी बहुत लोग मांगते हैं, ऐसा नहीं है। अब जिसकी पूरी संपत्ति ही हजारों करोड़ रुपए की, 100 करोड़ मांग लेगा, क्या करना है? चलिए बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में की गई क्रियाओं के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे सब ठीक बोलेंगे कि ये क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था में तरलता के परिमाण और ब्याज दर की संरचना के नियमन के लिए की जाती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। इजी सी बात है दोस्तों, बहुत बार बताया हूं कि देखिए क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय बैंक को खुले
बाजार में क्रियाओं के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है, तो ये क्रियाएं अर्थव्यवस्था में तरलता के परिणाम एवं ब्याज दर की संरचना के नियमन के लिए की जाती है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, इनमें से किस देश की निरक्षर आबादी सबसे बड़ा आकार है? अब इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, फिर आप कहेंगे सर आपने तो कभी बताया ही नहीं। बताइए। और झारखंड पीजीटी के लिए जो लोग भी हमसे जुड़े हैं एप्लीकेशन पे, एक बात समझ लीजिए, एक लोगों ने आज हमको फोन किया और बहुत ही दीनहीन भावना के साथ कहा कि सर जी झारखंड पीजीटी का करेंट नहीं कराएंगे का? ठीक है, उन्होंने कहा कि सर झारखंड पीजीटी का करेंट नहीं कराएंगे का? तो अरे भाई थोड़ा सा आप अपना एडमिट कार्ड आ जाने दीजिए। जब आपका एडमिट कार्ड पिछली बार आया था तो मैंने करेंट कराया था, तो हमने भी मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया। अब उस टाइम का करेंट अब इस बार के एग्जाम में कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो भी हमारे पास लगभग 10-15 दिन बचेंगे, तो क्या करेंगे कि हम लोग करंट को वहां पे कर लेंगे। ठीक है, आपका झारखंड स्पेशल बचा है, करंट बचा है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बार और न्यूज है कि अगले महीने में शायद अब इसी महीने में 24 तारीख को झारखंड पीजीटी की के संदर्भ में एक सुनवाई हाईकोर्ट में है। ठीक है, तो देखिए 24 तारीख को क्या न्यूज आता है ना? तो कभी भी इस प्रकार से ना कि सर ये नहीं करवाएंगे क्या, ठीक है करवाएंगे, उसको भी थोड़ा उसका समय आने दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं सभी महानुभाव, ये बोल रहे हैं। और कोई भाई ए के अलावा कोई और है? ए के अलावा कोई और है? थोड़ा आराम से करिए। ये एक दो लोग ऊपर से बोल दिए, सभी लोग यही बोल रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, ये नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इस आधार पे लगा दिए होंगे कि जापान, जर्मनी और फ्रांस की तुलना ये बांग्लादेश कैसे कर पाएगा भाई? ठीक है, ये बांग्लादेश नहीं कर पाएगा, है ना? तो जाहिर सी बात है कि निरक्षर आबादी सबसे ज्यादा बांग्लादेश की। जनसंख्या घनत्व किस देश की सबसे ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व किस देश की सबसे ज्यादा है, बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और इन सभी में दोस्तों जनसंख्या घनत्व भी जो है वो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो निरक्षरता भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अपने बिहार में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अब आप ये देखते आए हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, जहां पे क्या होता है, कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। लेकिन यहाँ पे तो उस प्रकार का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है, उस प्रकार का कोई प्रश्न ही, उस प्रकार का कोई उत्तर ही नहीं दिया है जिस प्रकार का उत्तर आप देखते हैं लगातार पेपर में। चलिए बता दीजिए सर। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उन्हें उत्पादन में लगे रहने या ना लगे रहने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अल्प रोजगार। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो इसे अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या इसे अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मूल सिद्धांत हैं। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
कि बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मूल सिद्धांत है? क्या उत्तर होगा भाई? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुपक्षीय व्यापार सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मूल सिद्धांत मतलब क्या होता है? बहुत सारे पक्ष जो होते हैं वो आपस में मिल करके क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे देश, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? अभेदीकरण देखने को मिलता है। कोई भेदभाव नहीं होता है भैया। हम भी आपके यहाँ उत्पादन करेंगे, हम भी आपके यहाँ प्रोडक्ट बेचेंगे, आप भी आके हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर इसमें क्या होता है भैया? इसमें क्या पाया जाता है? परस्पर पारस्परिकता पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? पारस्परिकता पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत भी प्याज लेकर के जाएगा, चीन भी प्याज लेकर के जाएगा, और कौन? पाकिस्तान भी लेके जाएगा। तो अब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा कि एक मूल्य ऐसी निर्धारित करनी पड़ेगी जो तीनों का क्या हो? समान रूप समान हो। तो पारस्परिकता भी इसमें देखने को मिलता है। संरक्षणवाद नहीं भैया, संरक्षण तो नहीं होता, ये गला काट प्रतियोगिता की स्थिति आ जाती है। घरेलू सुरक्षा उपाय नहीं, ये भी नहीं ठीक होगा। घरेलू सुरक्षा उपाय नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति आती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। 1 और 2 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित करता है? मानव पूंजी की अवधारणा, चलिए भाई, बिल्कुल ठीक है। मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित करता है। क्या उत्तर आ रहा है? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब प्रश्न थोड़े से अटपटे आ जाते हैं, नहीं सही होते, तो हमसे गुस्सा आने लगते हैं कि सर ही पता नहीं क्या बताने लगे। अरे कभी काल देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि एक आध प्रश्न गलत हो सकते है ना। कभी कभी माइंडसेट आदमी का अलग होता है, और इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बात केवल एक अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं की गई, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग कालखंड में की गई है। दूसरी बात यह है कि आयोग जो है, आयोग ने भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मानी है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार एक प्रश्न गलत हो। तो मैं आपको संपूर्ण रूप से आजादी देता हूं कि अगर जो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभार 2 4 5 सेशन चलता है तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, है ना। अब बहुत सारे लोग जब प्रश्न नहीं आता है, गलती हो, तो हमारे पे ही गुस्सा आ जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ से प्रश्न ला दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए। हमारा क्या, हम तो वो प्रश्न भी ला सकते हैं कि अगर जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में कम हो और तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़े तो ऐसी स्थिति में ये किस बात का द्योतक है। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न में शामिल कर सकता हूँ और आप खुश भी बहुत रहेंगे। लेकिन कभी भी मुझे आपको खुश रखने का कोई भी इरादा नहीं रहा है, ठीक है। मुझे आपको केवल उन बातों को बताने का मैं प्रयास करता हूँ जो एग्जामिनेशन की सच्चाई है। जैसे आज के पेपर, आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन उसके ऑप्शनों को आपने नहीं पढ़ा है। जो आसान से ऑप्शन आते थे वो आसान से ऑप्शन इसमें नहीं थे। तो हमको आपको क्या करना है कि मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको इस बात से परिचित कराना है कि आपके पेपर में किस किस प्रकार की चीजें हो सकती, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो निम्नलिखित में से क्या मानव पूंजी की अवधारणा को इंडिकेट करता है?
तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। सभी लोग ठीक बोलेंगे सर जी कि उत्पादक गतिविधियों में लाभकारी ढंग से नियुक्ति मानव संसाधन, ठीक है। अर्थात ये जो हमारा क्या होता है, 15 से 64 के बीच की जो आयु होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्य दक्षता लोगों की होती है उसमें वृद्धि होती है और ये उत्पादक गतिविधियों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं और ये और कार्यकुशल होते हैं तो ये उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? चलिए, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? केंसियन ढांचे में पूर्ण रोजगार की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है सर, बता दीजिए। सभी लोग बोलेंगे सर जी ए होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, ये जितने लोग भी बोलेंगे क्या ठीक बोलेंगे? आपूर्ति वक्र अल्प अल्प अवधि में लचीला नहीं होता, एब्सोल्युटली ठीक है, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की आपूर्ति प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए और बी दोनों बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, अब ऐसे देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। और आपको लगता है कि हम रट के कर लेंगे, तो रट के करने की जगह पे, आपूर्ति की जगह पे, ठीक है, कहीं मांग दे देगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी, फिर रटते रहिए। अगला प्रश्न आ गया कि महिलाओं के दृष्टिकोण से बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण पर नवीन तरीके से अत्यधिक ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, बता दीजिए। और जितने लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? सर डी दिया है तो इतना पढ़ना क्या है, उपरोक्त सभी कर दीजिए, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा, है ना। किसकी याद आ रही है? कोई योजना है जो आपको याद आ रही है? कोई योजना है जो याद आ रही है महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में? आशा योजना, आशा योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कुछ महिलाएं होती हैं, वो घर घर जाती हैं और महिलाओं के बारे में वो जानती हैं और बच्चों के बारे में वो जानने का प्रयास करती हैं कि उनके स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित ये कौन सा योजना है दोस्तों? आशा योजना, ठीक है। और इसमें दोस्तों महिलाओं को किस तरीके से बेहतर स्थिति में लाया जा सके, इसकी बात की जाती है आशा योजना के अंतर्गत, ठीक है। बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, माँ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, महिलाओं के दृष्टिकोण से बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण पर नवीन तरीके से अत्यधिक ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है भैया? कि महिलाओं को प्रजननीय स्वास्थ्य अधिकार को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को नई दिशा देना अत्यंत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली 100% ठीक। महिलाओं को गुणवत्ता युक्त आप सेवाएं प्रदान करिए एवं बजट में वृद्धि की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर जो बच्चा पैदा होता है तो माँ को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्यों क्यों मिलता है? क्योंकि भैया इस पैसे से वो क्या कर सके कि अपना और अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके। लेकिन वो पैसा क्या होता है? बहुत कम मिलता है, शायद 500 या 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। फिर फिर आगे देखिए, स्वास्थ्य और युवा हितैषी सेवाओं के लिए महिला परम
परामर्शदाताओं की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। लेकिन अब सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाता थोड़ी है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत चूना लगाते हैं, है ना। वो देख लेते हैं कि ठीक है जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पिताजी थोड़े से रईस हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले फर्जी आते हैं, कहते हैं ये टीका लगा देते हैं, वो टीका लगा देते हैं। ये 1000 रुपये का टीका है, ये 1500 रुपये का है। और उस टाइम क्या होता है, सॉरी, जो पिता होता है, आवाज आ रही है मेरी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये टीका लगवा लीजिए बहुत जरूरी है, वो टीका लगवा लीजिए बहुत जरूरी है। और उस टाइम क्या होता है, पिता जो होता है वो बहुत भावुक होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले टीके के नाम पे क्या करते हैं, बहुत पैसा खर्च कराते हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप जानते रहिए कि कौन कौन से टीके की जरूरत होती है बच्चे को। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं 1400 रुपये मिलता है। अच्छा भैया, हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाएंगे तो भैया इजी सी बात है कि कम से कम 70 से लेकर के 1 लाख रुपए जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अर्थात आरबीआई की मुख्य विशेषताएं क्या है। हाँ, वो सरकारी में फ्री लगते हैं, जो वहां पे बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुख्य विशेषता क्या है सर। आरआरबी की बात करें, मैं आरबीआई पढ़ दिया हूँ, ठीक है। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुख्य विशेषता क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा, कोई और डी के अलावा, डी के अलावा कोई और, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके क्यों नहीं बता रहे, कौन बताएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण की बैंकों की स्थापना कब हुई थी, क्यों नहीं कमेंट करके बताएंगे। याद आना चाहिए सर जी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है 1975 में, ठीक है। याद आना चाहिए ना कि आपको सर जी 1969 में क्या किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद क्या किया गया, 1975 में 5 बैंकों का क्या किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, क्या आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आरआरबी सामान्यतः सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किए जाते हैं। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। आरआरबी केवल लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण एवं अग्रिम सीधे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आरआरबी का कार्य क्षेत्र में एक या ज्यादा जिलों के निश्चित क्षेत्र तक सीमित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आरआरबी के उधार देने की दरें सहकारी समितियों की प्रचलित उधार दरों से अधिक नहीं होती है। नहीं, गलत है भैया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं 1 2 3 से हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, उपभोक्ता अतिरेक कौन, याद आना चाहिए। मार्शल साहब, कैसे भूल जाएंगे आप इन्हें, है ना। बता दीजिए सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, धैर्य बना करके, धैर्य बना करके। आज के समय में धैर्य ही नहीं है। पता है जिंदगी की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, जिस स्टेज पे आप और हम खड़े हैं उस स्टेज पे हम लोग पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने आप से जो लड़ाई होती है ना, आप उसको नहीं लड़ पाते हैं। और अपने आप की लड़ाई क्या है, अपने आप की लड़ाई ये है कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करना है, इसके लिए मेहनत करना है, इस बात का टेंशन है। लेकिन हमारा शरीर हमको बोल रहा है कि आलस्य लग रहा है, काम करने का मन नहीं, तो ठीक है आलस्य लग रहा है,
फिर हम चले जाते हैं बेड पे और क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लेटने का प्रयास करते हैं। जब हम सोते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि यार क्या हम आराम कर रहे हैं, कितना आराम कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, जिंदगी में चीजें बदल नहीं रही हैं। तो ये जो लड़ाई है ना, वो स्वयं से जो लड़ाई है ना, ये दुनिया की सबसे विकट लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है। दुनिया से तो आप बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अपने आप से जीतना बहुत बड़ी बात है। उसमें क्या यही होता है भाई कि करना है, कुछ करना है। कभी दिल कह रहा है कि भैया घूम आए, दिमाग कह रहा है कि नहीं पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बॉडी कह रहा है कि नहीं रेस्ट करना जरूरी है। अब इन तीनों में आप संतुलन बनाइए, नहीं बना पाएंगे तो जिंदगी में बहुत संघर्ष है। और अगर जो संतुलन बना ले रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा? ए के अलावा, ए के अलावा सॉरी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक है महानुभाव, कि उपभोक्ता अतिरेक सर्वप्रथम ड्यूपेट ने दिया था और बाद में विकसित किया मार्शल साहब ने, ठीक है। और उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच अंतर होता है, अर्थात जो कीमत हम देने के लिए तैयार होते हैं और जो वास्तव में देते हैं उसके बीच का अंतर होता है, देयर इज नो डाउट। कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच परस्पर विलोम संबंध पाया जाता है। मतलब कीमत जितनी ही कम होगी, कीमत कम होगी तो हमारा अतिरेक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कृषिगत क्षेत्र में श्रमिक होते हैं। अब देखिए फिर ये प्रश्न आ गया, जो प्रश्न आप पढ़े तो हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ये ऑप्शन आप नहीं देखते हैं। चलिए चलिए बताइए सर, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे हैं अल्प रोजगार से, सभी लोग ये बोल रहे हैं, अच्छी सी बात है। अल्प रोजगार सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा ना प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर कि कृषिगत क्षेत्र में श्रमिक जो होते हैं वो अल्प रोजगार होते हैं, अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगार होते हैं, या यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ पे अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये क्या है, ये अल्प रोजगार का भी क्या है, एक वही प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक अन्य सा शब्द है अल्प रोजगार। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़िए, वहां पे दिए जा रहे हैं, आपको करंट भी कवर कराए जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए, या आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी इंक्वायरी के लिए। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मतलब सारी बैचेज चल रही हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच होती है, बिल्कुल ठीक है। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच होती है, बिल्कुल ठीक है। तो दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या मांग की आड़ी लोच में संबंध निम्न कथनों में से कौन सा होता है? देखते हैं ना कि संयुक्त वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच पाई जाती है, क्या पाया जाता है? ऋणात्मक यहाँ पे होना चाहिए ना, वही मैं देख रहा था, अटपटा लग रहा है कि जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच
क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अर्थात ये पूरक वस्तुओं वाली बात बोल रहा है ना सर, ऋणात्मक होती है ना पूरक वस्तुओं के लिए, ठीक है। हाँ, ऋणात्मक जो है वो इसमें क्या दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब देना चाहिए था, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। और किसी ऑप्शन में देख लेते हैं। पूर्ण, एक सेकंड बताइए, जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थापन में होती है तो मांग की आड़ी लोच शून्य। नहीं, पूर्ण स्थापन वाला तो इनफाइनाइट होता है ना। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र होती है तो मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। स्वतंत्र होते हैं तो मांग की आड़ी लोच 0 होती है। जब दो वस्तुएं पूरक होती है तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, नहीं ऋणात्मक होती है। जब दो वस्तु संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तब मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। ये होना चाहिए। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कोई भी ठीक दिया नहीं गया है ना। इसमें ऑप्शन नंबर, अरे भाई पूर्ण प्रतिस्थापन का इनफाइनाइट होता है ना सर, पूर्ण प्रतिस्थापन का इनफाइनाइट होता है, स्वतंत्र का शून्य। इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है ना। तो दो वस्तुओं पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ई ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए वो होना चाहिए, इसमें बस ऋणात्मक इनको दे देना चाहिए। अगला प्रश्न, अभिकथन और तर्क। चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइक शेयर किया करिए, है ना। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? अभिकथन और तर्क। पता है, मैं आप लोगों की क्लास इतने दिन से लेता हूं ना, कभी भी मैंने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं डाला। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी क्लासेस होती है ना, टीचर अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डालता है। कंफर्टेबल जोन का मतलब क्या होता है? कि जो आसान प्रश्न है उसको करा करके स्टूडेंटों से क्या करिए, खूब वाहवाही लूट लीजिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता हूं दोस्तों। मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना कठिन से कठिन प्रश्न हो सकता है आपके सामने आए। नहीं तो मेरा क्या है, आसान आसान प्रश्न बता देते, हो जाता काम। तो ऐसी स्थिति में जब मैं आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कठिन से कठिन, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक दो गलती कभी मुझसे भी हो सकती है ना। इस बात को ध्यान से समझिए, समझने वाली बात है। इस तरीके का सेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। कि अभिकथन दिया गया कि व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है। ठीक है, बात सही है। कौन बोलता है भाई? कौन बोलता है? ठीक है, कौन बोलता है? कौन बोलता है ये बात? कमेंट करके बताइए। कुछ लोग ए कुछ लोग बी बोल रहे हैं, गलती हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है। बिल्कुल ठीक है। व्यापार चक्र के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? यही तो होता है कि दोस्तों मंदी में होती है, फिर पुनरुत्थान होता है, समृद्धि आती है, फिर प्रतिसार आता है। तो ये तो भैया अनुभव सिद्ध यथार्थ है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये दशा चलती आई है और चल रही है। बिल्कुल ठीक है। और नव परिवर्तन क्या होता है? सृजनात्मक विनाश होता है। कौन बोलता है? सुम्पीटर साहब बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत। कौन? डाल्टन साहब। याद आए? जरूर प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी में से। चलिए, सुम्पीटर कोई भी ठीक लिख नहीं पा रहा है, कुछ सुपीटर लिख रहे हैं, कुछ सुम्पिटार लिख रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी राइटिंग दोनों कमजोर है क्या? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं क्या? बी बोल रहे हैं क्या?
कुछ महानुभाव डी भी बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यार, गलत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं। देखिए डाल्टन साहब, सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का सदैव उचित आकलन संभव नहीं है। 100% ये बात ठीक है कि इन्होंने अपनी थियरी के अंतर्गत ये बात कही थी कि आप सीमांत उपयोगिताओं को सबकी सीमांत उपयोगिताएं अलग अलग होती है और ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट आंकड़ा आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण को बहुत छोटी इकाइयों में मापा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ये बोलते हैं। यह एक स्थैतिक स्थिति की मान्यता पे आधारित है। नहीं भैया, ये बदलते परिवेश पे आधारित होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। 1 और 2 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोलो के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? चलिए भैया, सोलो साहब की मान्यता नहीं है, बता दीजिए। इजी सी बात है, सबको पता होगा। इन्होंने कीमत एवं मजदूरी को स्थिर नहीं माना है और यहाँ पे क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ये तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है। आगे, अभिकथन और कारण, चलिए भाई बता दीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण, आज देखिए संख्या कम हो गई। आज का सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो बहुत सारे लोग पूरा सेशन क्या कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो छोड़ के चले गए। कहेंगे कल पढ़ेंगे, पता नहीं सर क्या पढ़ा है। आज थोड़ा सा सेशन अटपटा टाइप का है, बहुत सारे लोग बीच में ही सेशन छोड़ के क्या हो गए, चले गए। मतलब वो क्या है, बहुत अच्छे योद्धा नहीं है जो छोड़ के चले गए। योद्धा तो वो है जो अभी तक डटा हुआ है ना, और लास्ट तक डटा रहेगा। क्या उत्तर होगा सर, ए की बी? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इस संचयी कार्यकरण संबंध एक विकासशील राष्ट्र के पिछड़ेपन की व्याख्या करता है। एब्सोल्युटली ठीक है। यह एक बहुत भौतिक द्वंद्वात्मक की परिकल्पना है, बिल्कुल ठीक है। और अनुग्रहित क्षेत्र में प्रसार का दूसरा क्षेत्रों में प्रतिवादी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्षेत्रीय विषमता बढ़ती होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस प्रश्न का क्या करिएगा कि इस थियरी को संचयी कार्यकरण संबंध को पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, श्रम की असीमित आपूर्ति पूर्वानुमान करती है। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, श्रम की असीमित आपूर्ति, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन बात करता है श्रम की असीमित आपूर्ति? याद आना चाहिए यार, याद आया कि नहीं? महानुभाव की याद आई, लेविस साहब की याद आई आपको? अगर जो याद आई होगी तो फिर आप जानते होंगे कि लेविस साहब ने क्या कहा था कि श्रम की असीमित आपूर्ति की बात की थी। कहा था कि देखिए, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है, एक कृषि है और एक उद्योग है। ये जो कृषि है इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है। इस श्रम के अतिरेक को उद्योगों की तरफ क्या करिए, भेजिए। जैसे ही कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा, उद्योग में श्रम आ जाएंगे, आपका देश जो होगा वो आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। तो श्रम की अपरिमित लोच आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या बताती है? अब बताइए, ये प्रश्न घाटे की वित्त व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारा ऑप्शन आपका नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग ही ऑप्शन आ गया, चलिए बता दीजिए। अच्छा, आर्थर लुइस और लेविस क्या एक ही अर्थशास्त्री हैं या अलग अलग हैं? लेविस और लुइस क्या एक अर्थशास्त्री हैं या अलग अलग अर्थशास्त्री हैं? कमेंट करके बता दीजिए।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे? घाटे की वित्त व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? एक ही है, ठीक बोल रहे हैं। दोनों क्या है? एक ही है, अच्छी बात। तो देखिए, मतलब जान लीजिए, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है भैया कि सरकार जो होता है अपनी आय कम अर्जित करता है, लेकिन सरकार व्यय क्या करता है? ज्यादा करता है। जब सरकार व्यय ज्यादा करता है तो मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात लोगों के मांग में वृद्धि होती है। और जब लोगों के मांग में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होने के कारण उतना अगर जो उत्पादन नहीं हो जाएगा तो वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता है। चलिए, चलिए अगला आसान सा प्रश्न है, ये तो बताएंगे सभी लोग। एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? कि उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन एक जैसे वस्तु का उत्पादन नहीं करते, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से विकुंचित मांग की अवधारणा सबको पता होगा, पालसूजी साहब। क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है, नीचे वाला वक्र बेलोचदार होता है। आगे, तरलता जाल दर्शाता है। ये तो प्रश्न कई बार किया गया है। बिल्कुल ठीक है। तरलता जाल की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग सही कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, कितने लोग ठीक कर रहे हैं? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने लोग सी बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, अच्छी बात है भाई। तरलता जाल की स्थिति क्या बताती है? बताती है कि देखिए, ब्याज की दर जो होती है ना, वो एक निश्चित अवस्था तक ही गिर सकती है। ब्याज की दर है, उसके बाद नीचे नहीं गिरेगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ये बताना तो पड़ेगा नहीं कि तरलता जाल किसने दिया था, बताने की जरूरत है। अगला, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? अब बताइए, ये प्रश्न आपके लिए नया है कि नहीं? आसान सा है, लेकिन क्या है, नया है कि नहीं है? अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो पहले आपको पता है क्या याद आएगा? एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको याद आएगा कि डेयरी डेयरी का संबंध जो होता है वो दूध से होता है, ठीक है? और दूध तो प्राथमिक क्षेत्र में आए, तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ टिक करेंगे। अब कुछ सेकेंड बाद आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार, डेयरी में क्या होता है कि एक दूध वाला दूसरी जगह इसका व्यवसाय करता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में और फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार, ग्वाला जो होते हैं वो दूध ले जाते हैं एक जगह पे, इसको क्या किया जाता है, फिर से इसको क्या बनाया जाता है, पैकेट में पैक किया जाता है, उत्पादन योग्य बनाया जाता है। तो फिर कहेंगे कि ये तो डेयरी जो है ये एक फर्म है, एक फर्म है। जैसे एक कंपनी, एक डेयरी क्या है, कंपनी है। तो फिर आपको लगेगा कि यार ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा क्या? फिर आपको लगेगा कि यार, इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे दूध जाता है, तो ये सेवा के अंदर तृतीय क्षेत्र आ जाएगा क्या? इस तरीके से दिमाग आपका पक्का चलने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल में जरूर ये चीजें आती है। तो क्या उत्तर होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर यही होगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो डेयरी जो है वो आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है।
तो द्वितीय क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, इस प्रश्न को पढ़िए कि किन्स के रोजगार सिद्धांत ने पूर्ण रोजगार का अर्थ किसे बताया। ठीक है, तो आप अगर जो जिंदगी में कभी एक दो बार इस प्रश्न को पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले आपका दिमाग उसी उत्तर पे जाएगा जो उत्तर सही होगा। ठीक है, तो आपका दिमाग जाएगा किस पे, कि सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग से, कि किन साहब ने कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति तभी प्राप्त की जाती है अर्थव्यवस्था में जब जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से हम प्रयोग कर पाए तो। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में जब आप ज्यादा सोचने लगेंगे तो फिर आएगा कि यार ये तो प्राकृतिक साधनों की बात करते हैं ना, और साधन तो प्राकृतिक ही होते हैं, फिर आपको भौतिक भूल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत होती है। तो कभी भी क्या करिए कि आप जब भी पेपर को दीजिए तो पहली नजर में जो उत्तर आपको सही लग रहा है उसको ठीक करिए, और अगर जो उस पे उसको फिर रीथिंकिंग करिए, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत ना मिले तब तक उत्तर को चेंज ना करिए। पुख्ता सबूत मिल जाने के बाद ही आपको उत्तर को सही करना होता है। ठीक है, चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने ए बताया है, तो अब देखिए आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने ऑप्शन नंबर ए माना है, लेकिन अब ये रहा नहीं, तो भैया अब ये उत्तर होगा नहीं, अब ये आपको डी ही लेकर के चलना है। ठीक है, इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन कर युग्म प्रत्यक्ष कर है? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि करापात कराघात एक ही व्यक्ति पे पड़े, तो आयकर व संपत्ति और पूंजीगत एवं निगम कर। ठीक है, ये विक्रय एवं संपत्ति ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला, उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध हुए? क्या होगा भाई, और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बहुत कम समय में सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं और 12वीं जानते होंगे तो पता होगा। जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं, कुछ सी भी बोल रहे हैं क्या, असमावेशी विकास का क्या मतलब होगा भाई? ये तो पूरा फाल्स दिया है। टिकाऊ या धारणीय विकास ये भी फाल्स है। तेजी से विकास नहीं, समावेशी विकास होता है। तो समावेशी विकास क्या होता है कि व्यापक लाभ और सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग बैचेज चल रही हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, ताकि नोट्स के माध्यम से पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहिए और कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते रहिए। क्योंकि दिक्कत यही होती है कि हम एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं, तो नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। तीसरा दोस्तों, मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर जो गलती हो रही है तो कहाँ से गलती हो रही है, उस गलती को किस तरीके से सुधार करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमारी जो बैचेज चल रही है वो बिहार पीजीटी के लिए चल रही है। ठीक है, बिहार पीजीटी के लिए चल रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस अवेलेबल है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, ठीक है, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के लिए अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। और अलग अलग क्लासेस में दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट के आधार, आपके सिलेबस के आधार पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलने वाला है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस
₹2500 है। बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल ₹2000 है। एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको इस नंबर पे फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, करंट चीज, सारी चीजें अलग से भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।